हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 12th स्टैंडर्ड का फिज़िक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये टॉपिक को आज शुरू करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब क्या? देखिए, यूनि का मतलब होता है वन या सिंगल। यहाँ फ़िलहाल मैं यूनि को वन कंसिडर करूँगा। फॉर्म मतलब क्या? टाइप, वन टाइप। ठीक है, वन टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पर ये कौन से वन टाइप की बात हो रही है? वन टाइप ऑफ स्पीड, यानी एक जैसी स्पीड का अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन के बाद देखते हैं कि आपकी बुक में क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक जैसी स्पीड से पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन घूम रहा है तो उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। लेकिन एक चीज चेंज हो रही है और वो चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन। याद रखो, वेलोसिटी जो होती है ये ऑलवेज टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अब याद रखिए, टेंजेंशियल में टेंजेंट का मतलब क्या? मतलब टू टच, मतलब के सर्कल के सरकमफ्रेंस को जस्ट टच करके जो लाइन जाती है उससे क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्यों? क्योंकि वो लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करके जा रही है, इसीलिए टेंजेंशियल। लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला गया है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को पहला समझते हैं। देखिए, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, एक और बार समझा देता हूँ कि सपोज करो कोई इंसान है जो एक पत्थर को धागे से बांधा है, धागे का दूसरा एंड उसके हाथ में है और वो उसको घुमा रहा है। जब वो उसको घुमाता है डेफिनेटली वो पत्थर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बराबर है। लेकिन अगर ये इंसान अगर ये धागा छोड़ देता है, अगर ये इंसान ये धागा छोड़ देता है तो क्या ये पत्थर सर्कुलर मोशन में घूमेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये पत्थर एकदम स्ट्रेट ऐसा कहीं डायरेक्शन में चला जाएगा। ये डायरेक्शन में चला गया मतलब क्या? इट इज एज गुड एज इट इज एक्चुअली मेकिंग अ टेंजेंट विद दिस सर्कुलर पाथ। इसीलिए याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कोई भी सर्कुलर मोशन के अंदर याद रखो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो पार्टिकल को टेंजेंट के साथ न जाने देती है? अगर सपोज करो मैं इसको नहीं छोड़ता हूं और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ऐसी क्या चीज है जो इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ फॉलो करने पर मजबूर कर रही है? तो याद रखिए, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में ही कंटिन्यू करवाने के लिए सर्कल के सेंटर से एक खिंचाव या एक पुल जो है सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ को फॉलो न करते हुए सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है या पुल कर रहा है, ठीक है, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है या पुल कर रहा है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ये जो फोर्स इसको यहाँ पर खींच रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे या इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन भी इसे कहते हैं। अब इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
या रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? तो उससे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। एक्सेलरेशन मतलब क्या? जब कभी भी there is a change in the velocity or there will be change in the direction of velocity, तब acceleration create होता है। ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि ये सेम स्पीड से घूम रही है, तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, मगर एक चीज़ चेंज हो रही है, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्चुअली टेंजेंशियल है। वेलोसिटी एक्चुअली क्या है? टेंजेंशियल है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो सीधा ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी के हिसाब से, मतलब कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के हिसाब से यहाँ पर बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा ना होते हुए ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब कि देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, याद रखो जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है वहां पर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। मगर ये एक्सेलरेशन कहाँ क्रिएट हो रहा है? याद रखो ये टूवर्ड्स सेंटर क्रिएट हो रहा है। याद रखो सेंट्री वर्ड का मतलब होता है सेंटर, पेटल का मतलब होता है टूवर्ड्स सेंटर, ये जो है डायरेक्शन है। ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। एट एवरी इंस्टेंट देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, याद रखो ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। लेकिन ये एक्सेलरेशन या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर होता है। याद रखो, तो अलोंग द रेडियस है, इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। प्लीज ये बात आप लोग याद रखिए। इस ऑब्जेक्ट को टेंजेंशियल वे में या लीनियर वे में न जाने देने वाला जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बार बार सेंटर की तरफ खींच रहा है। इस वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ये एक्सेलरेशन क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर की तरफ से उसको पुल हुआ, इसीलिए ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हुआ है ये हुआ है अलोंग द रेडियस, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिए रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अब वो देखते हैं। अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलेज है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बस खाली फर्क क्या है कि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर एरो लगाए हैं, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसके ऊपर एरो नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर के आगे माइनस साइन नहीं है, मगर यहाँ पर माइनस साइन है। तो आखिर ऐसा क्यों है, ये बड़ा डिफरेंस, ये हम देखते हैं। सबसे पहला हमको समझना चाहिए कि ये वर्ड का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। तो याद रखो वेक्टर का मतलब होता है टू कैरी, यानी कि जो कोई चीज़ को कैरी करता है। तो याद रखो यहाँ पर क्या कैरी हो रहा है? यहाँ पर कैरी हो रहा है डायरेक्शन। ये एरो के ज़रिए से हम डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, कि कहाँ से यानी कौन से साइड से कौन से साइड में जा रहा है। तो इसीलिए वेक्टर वर्ड दिया हुआ है, और वेक्टर का मतलब होता है टू कैरी, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। और मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या? याद रखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ग्रेटनेस, लेकिन फिलहाल मैं बोलूँगा कि क्वांटिटी। किस चीज़ की क्वांटिटी? तो याद रखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो जब मोशन है तो डेफिनेटली दिस मैग्नीट्यूड विल रिप्रेजेंट व्हाट? स्पीड। दिस मैग्नीट्यूड विल रिप्रेजेंट व्हाट? द स्पीड या द वेलोसिटी with which the object is actually revolving, okay, in a circular path. फाइन।
अब बात आती है कि ये माइनस साइन यहां पर क्यों है और माइनस साइन यहां पर क्यों नहीं है, जबकि दोनों भी फॉर्मूले एक ही चीज के लिए है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन। उसको समझने के लिए एक डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं। नाउ सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट टेंजेंशियल वेलोसिटी। याद रखो, कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, इसके सरकमफ्रेंस पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्ट करती है, और अगर इस ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन सेंटर से ना रहे तो ये डायरेक्टली टूवर्ड्स, यानी कि ये ऐसा लीनियर वे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाता है, एट एवरी इंस्टेंट, एवरी इंस्टेंट मतलब क्या, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जा रहा है कि सेंटर के तरफ से एक पुल इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है और उसको लीनियर से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहा है, लीनियर से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहा है। ठीक है, ये जो पुल है ये टूवर्ड्स सेंटर है। कहाँ पर है, इस पुल का डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो याद रखिए, रेडियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स सेंटर है। वो किधर है, टूवर्ड्स सेंटर है। प्लीज ये याद रखिए, टूवर्ड्स सेंटर। अब बात आती है रेडियस की। ये नॉर्मल रेडियस है, नॉर्मल रेडियस, वो रेडियस जो एक नॉर्मल सर्कल में होता है। अब टेक्निकली आपको पता होगा कि टेक्निकली कोई भी रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस जब हम ड्रॉ करते हैं, इट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस, फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, टूवर्ड्स द एज ऑफ द सर्कल। तो याद रखिए, अगर आप गौर करोगे तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स सेंटर, लेकिन नॉर्मल रेडियस का डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये अवे फ्रॉम सेंटर हो गया, तो क्या हो गया, दोनों के डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से हम लोगों ने इस रेडियस को माइनस साइन में रिप्रेजेंट किए है जब भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर हमेशा कैरी करता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन ही तो मेन है वेक्टर में। तो याद रखिए, ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियल एक्सेलरेशन का जो पुल है वो टूवर्ड सेंटर है, लेकिन रेडियस ऑफ अ सर्कल का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, इसीलिए यहां माइनस साइन आई है। वेक्टर फॉर्म में ही क्यों दिया गया है, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है टू कैरी। क्या कैरी द डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू शो कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मगर जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं देयर इज नो नीड टू शो द डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू पुट अ माइनस साइन ओवर इट। आई होप सो तुमको ये समझा होगा। देखिए, अब ये एक डेरिवेशन देखते हैं हम। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोला है, और एक्सेलरेशन दो ही कंडीशन में क्रिएट हो सकता है, एक जब वेलोसिटी चेंज हो, या दूसरा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, तो हमको ये दो बातों पे ध्यान देना है। या तो फिर इसी क्वेश्चन को और बोल के ऐसा भी पूछ सकता है, प्रूव दैट AC मतलब क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है लेकिन कैसा है, टूवर्ड्स सेंटर वाला है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो प्रूव दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और ये R मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल, और यहाँ पर और देकर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर, V बोले तो वेलोसिटी जिस वजह से वो ऑर्बिट में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, R मीन्स रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, या रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। और ये भी पूछ सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, जिसके वजह से वो घूम रहा है, एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
तो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तरीके से एक एक्सप्रेशन पूछ सकता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मगर सिर्फ दिया है, उसको प्रूव करके या डिराइव करके नहीं बताया है। तो उसको डिराइव करने के लिए देखते हैं। नाउ सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है। कोई ऑब्जेक्ट है जो इस साइड पर इसके सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है, और ये उसका रेडियस है, ठीक है, यह है रेडियस r। कुछ देर के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस स्पॉट से A से मूव होकर कहाँ पर आ गया, B पर आ गया। A से शिफ्ट होकर B पर आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। डेफिनेटली यहाँ से अब इसका रेडियस रहेगा, ठीक है, ये भी r रहेगा। हम चाहे तो r1 r2 भी दे सकते हैं, मगर रेडियस सेम होता है, सेम होता है, इसके लिए मैंने उसको r ही दिया क्योंकि दोनों की लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि जब स्पॉट, ये स्पॉट पे जब ऑब्जेक्ट था तो सपोज करो उसकी वेलोसिटी होगी v1, और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। अब ये हो गया, जब ये ऑब्जेक्ट इस स्पॉट से A से B की तरफ आया तो याद रखो एक एंगल यहाँ पर सेंटर की तरफ क्रिएट हुआ। इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, थीटा, ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, ओके। अब यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताऊं तो देखो क्या होगा। मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, ये लेबलिंग हटा दिया मैंने, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैं बताऊं तो ये ऐसा रहेगा। कभी भी याद रखो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी भी याद रखो परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आई एम सो सॉरी, मेरे से सही से नहीं बन रहा है, मगर इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो वजह से क्रिएट होता है। एक होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, या दूसरा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दो में से, ठीक है, कोई एक भी रीजन रहा या दोनों रीजन रहे तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। हमको पता चला कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वजह से ये कंडीशन तो मीट नहीं हो रही है। इसका मतलब यही कंडीशन बाकी है जिस वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। तो वो क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, याद रखो वो उस पार्टिकल की जो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है, ऐसा ना जाते हुए स्ट्रेट या टेंजेंशियल ना जाते हुए हर इंस्टेंट पे इसके ऊपर सेंटर से कोई पुल क्रिएट हो रहा है जो बार बार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। मगर ये एक्सेलरेशन किस वजह से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सेंटर के तरफ से पुल हो रहा है, टूवर्ड्स सेंटर पुल हो रहा है, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी, जहाँ भी हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, हम कभी भी एक्सेलरेशन को c के साथ लिखेंगे। c ऐसा नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी कि ये c रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपिटल, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए, इतना हिस्सा प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। इतना हिस्सा यहाँ से सेंटर तक यानी एक रेडियस, यहाँ से सरकमफ्रेंस तक दूसरा रेडियस, और ये पार्ट ऑफ द आर्क, इतने को अगर मैं कंसिडर करूँ, इट इज़ नथिंग बट
फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ये सेंटर O है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ये ट्रायंगल सपोज करो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो ये थीटा है, वही थीटा है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये R है, ये R है, ठीक है। ये मैंने A लिखा था, याद है, और ये मैंने B लिखा था, ये B है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये दो रे को अगर मैं एंड से चिपका दूं, मतलब देखो ये है पहली वाली, और सॉरी ये पहली वाली है क्योंकि ए से शुरुआत हो रही है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये लाइन सपोज करो वो ये है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या किया, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके यहाँ लिखा, वो ये लाइन है। सपोज करो मैं इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ, तो ये है नंबर 1 वाली लाइन, ये है नंबर 2 वाली लाइन, ठीक है। और ये दोनों के एंड्स जहाँ पर वो सरकमफ्रेंस पे टच हो रहे थे, ये एंड्स को चिपका दिया। अब ये ज्योमेट्री का रूल है। वो रूल क्या है कि जब कभी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, ये देखिए दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लाइंस, यानी ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, और इसी लाइन का परपेंडिकुलर, इसी लाइन का परपेंडिकुलर, अगर ये दो परपेंडिकुलर लाइंस को आपस में जोड़ दिया जाए, याद रखो ये दोनों लाइन इसके लिए परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर नहीं है। ये दोनों लाइन इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये दोनों जब भी टच हो गए, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो याद रखो ये दोनों का एंगल भी सेम होगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जब कभी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके जो परपेंडिकुलर्स है, उनके एंड्स को अगर जोड़ दिया जाए तो जो एंगल बनेगा इट विल बी द सेम एज ऑफ द फर्स्ट वन। अगर ये सपोज करो मिसाल के तौर पे 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी 40 डिग्री रहेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री रहेगा। समझ में आया? अब आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों का मतलब क्या, देखो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल हो गए। सपोज करो अगर ये 40 डिग्री है, सपोज करो ये 40 डिग्री है, तो 80 में से अगर 40 जाता है तो कितना बचता है, 140, ठीक है। तो याद रखो 140 को अगर मैं इक्वली डिवाइड करता हूं तो सपोज करो ये 70 डिग्री हो गया, ये भी 70 डिग्री हो गया। अगर ये 40 है, देखो ये 40 तो ये भी 40 रहेगा क्योंकि इस वजह से ये सेम है, इसका मतलब इसके भी दोनों एंगल सेम रहेंगे, 70-70। अगर सारे, याद रखो दो ट्रायंगल के बीच में सारे एंगल भी सेम आए तो क्या हो जाता है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों भी ट्रायंगल को मैंने सिमिलर बोला हूं तो इसके पार्ट्स को क्या नाम दिया हूं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको बता देता हूं कि शुरुआत में मैंने बोला हूं कि ये दोनों रेडियस है, इसीलिए आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए वही आर मैंने यहां पर लिखा हूं, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मेरे वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया हूं, तो यहाँ पर देखो मैंने एस से रिप्रेजेंट किया हूं, तो ये एस है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये दोनों वेक्टर्स को, कौन से वेक्टर है ये, टेंजेंशियल वेलोसिटी वाले, ये दोनों जो है एरोज, इन लोगों को ज्वाइन करके मैंने एक ट्रायंगल बनाया। याद है मैंने यहाँ पर शुरुआत में बोला था कि ये जो है v1 इनिशियल वेलोसिटी से मूव हुआ, और मूव होकर जब b पर आया, स्पॉट b पर आया ये ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी v2 थी, तो ये v1 है और ये v2 है, ठीक है। v1 और v2 को ऐड करेंगे तो हमको एक्चुअल में v मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इसको v से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो दोनों के साइड भी सेम रहेंगे,
तो अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए डी एस अपॉन आर लिखता हूं, डी मतलब क्या, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज, यानी कि यहां पर से जगह चेंज हुई, ठीक है, कितनी हुई, ए से बी के तरफ, विच इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसीलिए मैंने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ एस अपॉन आर। आर क्या है, इज अ रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस लिया हूं तो यहां पर भी पहला ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये हो गया dv अपॉन, और ये आ जाएगा इसका रेडियस, या यहां पर तो वेलोसिटी है। और देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो चाहे वो आप v1 लिखो या v2 लिखो, आप चाहे तो उसको बाद में v भी लिख सकते हो, ये मैंने पहले बोल चुका हूं, तो इसके लिए हम इसको v के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझा है। इसके बाद ठीक है, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन, द अबव इक्वेशन विथ डी टी, ठीक है। सो डिवाइडिंग, सपोज ये इक्वेशन 1 है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय डी टी, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डी एस अपॉन आर इंटू 1 अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये डी वी है, ये डी वी लिख दिया, ये अपॉन वी है, ये भी लिख दिया, अपॉन 1 अपॉन डी टी, ये ऐसा लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो इतने हिस्से को ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी एस अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर, सेम बात हो जाती है, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन वी। देखो बस खाली क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो वही किया मैंने। इसके बाद मगर हमको पता है कि एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब क्या, टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वॉट, वी, इज इक्वल टू वॉट, वी, ठीक है, और इंटू 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, अब ये भी आपको पता है v अपॉन टी, v मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या, मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इंटू वी 1 अपॉन वी, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये इंटू 1 अपॉन है तो इसको मैं डायरेक्टली v अपॉन आर लिख सकता हूँ, एंड है ना, इसको चाहूँ तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, और a अपॉन वी भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये v को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, अब देखिए अब मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं इस v को इस v के तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू a। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों को काटना चाहिए था, दोनों को चाहे तो कट भी कर सकते हैं, बराबर है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कट करने से मीट नहीं होगा। देखिए हमारा ये वाला रिक्वायरमेंट मीट हो गया, इसीलिए मैं v को कट नहीं किया और a के साथ कभी भी c रहेगा। तो देखो हम लोगों ने ये वाला पार्ट प्रूव कर लिए, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इतना समझा। अब आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग डेरिवेशन। हमको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये पिछली बार के वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिराइव करके बताया था। वी नो आर इज इक्वल टू वॉट, सॉरी v इज इक्वल टू वॉट, आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा, यानी कि v की जगह पर हमको आर ओमेगा डालना है। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v, ये v की जगह पर हमको आर ओमेगा डालना है। अब देखिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर v की वैल्यू डाल दिए आर ओमेगा, ठीक है, v की वैल्यू यानी इस v की जगह पर ये v आर ओमेगा डाल दिए, और आर ओमेगा डाले तो हम लोगों को ये मिल गया। अब चाहे तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर के साथ ये आर कट गया तो क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर,
ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया जो ये वाला है, दिख रहा है, ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड है, इसके लिए माइनस साइन नहीं डाले हम लोगों ने, तो ये एक हो गया। इसके बाद तीसरा वाला, अब देखिए इसी फॉर्मूले या इसी डेरिवेशन से हम ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा ये हम लोग डालेंगे, यानी कि ये प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा की वैल्यू डालेंगे। तो याद रखिए पिछले वैल्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओमेगा की एक और वैल्यू होती है, डेट इज वी अपॉन आर। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन आर। प्लीज़ ये याद रखिए, ये ओमेगा की वैल्यू है, तो यही वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे ओमेगा की। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, देखिए ए सी इज इक्वल टू आर, हाँ, ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओमेगा को स्क्वायर डाले थे। अब मैं ये आर कट करता हूँ, इसका एक आर कट करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं चाहूँ तो इस वी स्क्वायर को v इंटू वी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और अपॉन आर। ज़रा ध्यान दीजिए कि v अपॉन आर क्या होता है, इज़ नथिंग बट ओमेगा। v अपॉन आर क्या होता है, इज़ नथिंग बट ओमेगा। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओमेगा। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों के तीनों जो है प्रूव हो गए, और इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो होप सो जो भी आप लोगों को बताया हूँ या समझाया हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।